सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल चंदन एकेडमी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में हर बार पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेक्चर वन का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठोस अपशिष्ट को और किस रूप में भी जाना जाता है? सेज के रूप में जाना जाता है या फिर विषाक्त अपशिष्ट? सी नंबर स्लज के रूप में, डी नंबर स्क्रबर के रूप में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्लज। स्लज दोस्तों क्या होता है? ये कीचड़ होता है, कीचड़ टाइप का ही होता है। तो दोस्तों, ये ठोस अपशिष्ट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्तनधारियों में डैश द्वारा निष्कासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ऑप्शन है बड़ी आंत से, गुर्दे से, फेफड़े से, लीवर से। तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दे से। तो दोस्तों, स्तनधारियों में गुर्दे द्वारा निष्कासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। दोस्तों, ये है फ्लोएम, जो कि पौधे में भोजन और अन्य पदार्थों के संचरण के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब है पौधों में भोजन का संचरण कौन करता है? तो ये फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम ट्राइलिन का स्रोत है? ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा लार ग्रंथि। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन है वसा, लिपिड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरणें आपतित बिंदु पर डैश और परावर्तित किरणें सभी समान तल में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सतह, स्पर्श रेखा, लंब या फिर परावर्तन रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्मल यानी लंब। तो ये है लंब। इधर से जो रेखा आती है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इधर जो चली जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दोस्तों, ये है अपना मिरर। परावर्तन का नियम कहता है कि घटना किरण, परावर्तित किरण और सामान्य घटना के बिंदु पर सभी एक ही विमान में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का नियम कहता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, जब एक मशीन संचालित की जाती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है। यह ऊष्मा डैश के कारण उत्पन्न होती है। जलने के कारण उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण, दहन के कारण, स्नेहन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण दोस्तों ये उत्पन्न होता है।
मशीन संचालित होने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है। यह गर्मी दो भागों के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण से ही क्या उत्पन्न होता है? गर्मी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल तार को कहा जाता है, सर्किट कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है या फिर सेल्स कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एलिमेंट। एलिमेंट क्या है कि कॉइल तार विद्युत कमरे के हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में हीटिंग तत्व है जो प्रतिरोधक या जॉल हीटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बिजली को गर्मी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। गति के दूसरे नियम के अनुसार एक निश्चित बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है घनत्व, दूसरा है आयतन, तीसरा है बल, चौथा है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। दसवां नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु की छाप रेटिना पर डैश सेकंड के लिए कायम रहती है। यानी कि हमारे आँख की रेटिना पर वस्तु का दृश्य कितने देर तक रहता है? तो 1/16 समय सेकंड के लिए कायम रहती है। हमारे नेत्र में रेटिना पर 1/16 सेकंड के लिए बनी रहती है, जिन्हें दृष्टि की दृढ़ता कहा जाता है। नेक्स्ट है एक सीधी रेखा में एक समान गति के साथ एक वस्तु का डैश समय के साथ स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? समय, वेग, त्वरण, दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वेग। वेग क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन को किसी ऑब्जेक्ट की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में यात्रा करता है और इसका वेग उस रेखा के साथ स्थिर रहता है, क्योंकि यह समय के बराबर अंतराल में समान दूरी को कवर करता है, चाहे जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक चुंबक द्वारा लगाया गया बल का डैश एक उदाहरण है। गैर संपर्क बल, मांसपेशी बल, संपर्क बल, विद्युत बल। इसमें कौन सा बल लगाया जाता है? तो गैर संपर्क बल लगाया जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चुंबक द्वारा लगाया गया बल गैर संपर्क बल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आभासी छवि कहा जाता है, वास्तविक छवि कहा जाता है या फिर उल्टा छवि कहा जाता है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा आभासी छवि, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं दो सतहों के बीच घर्षण की शक्ति में वृद्धि होगी। क्या वृद्धि होगी? ऑप्शन है स्नेहक की एक परत दो सतहों के बीच रखा जाता है, दूसरा है दो सतहों को दबाया जाता है, तीसरा है दो सतहों के बीच वायु अंतर बनाया गया है, एंड लास्ट है दोनों सतहों पर अनियमितताओं को हटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो सतहों को दबाया जाता है। यदि दो सतह को आपस में दबा देंगे तो इसका घर्षण का बल क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। संपर्क बल डैश के लिए एक और नाम है। तो संपर्क बल का डैश और नाम क्या है? घर्षण बल
चुंबकीय बल, विद्युत बल या फिर मांसपेशी बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। संपर्क बल घर्षण बल का दूसरा नाम है संपर्क बल। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड प्रति सेकंड, सेकंड प्रति सेकंड, चौथा है सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बटे टाइम। वेलोसिटी बटे टाइम को बोलते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। अब नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। डैश पर तरल को ठंडा करना सुपर कूलिंग है? गलनांक बिंदु से नीचे, हिमांक बिंदु से नीचे, गलनांक बिंदु पर या फिर गलनांक बिंदु से ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमांक बिंदु से नीचे। हिमांक बिंदु से नीचे तरल को ठंडा करना सुपर कूलिंग कहलाता है या फिर सुपर कूलिंग है। ठीक है दोस्तों, सुपर कूलिंग क्या है कि एक तरल को उसके हिमांक से नीचे द्रुत शीतन करने की प्रक्रिया है। इसके बिना यह ठोस हो जाता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। सूत्र औसत वेग का u प्लस भी अपन 2, u प्लस भी बाई 2 में u क्या है? तो u को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2018 से लेके 2018 के पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया? स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? पॉल सी फिशर ने, रुडोल्फ डीजल, राइट ब्रदर्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका राइट आंसर होगा पॉल सी फिशर ने स्पेस पेन का आविष्कार किया था। तो ये है स्पेस पेन का फिगर, किसने किया था? पॉल सी फिशर ने इनका निर्माण किया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 20वां नंबर है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को डैश कहा जाता है? कहने का मतलब है घर्षण यदि अधिक हो रहा है तो उसको कम करने के लिए कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? तो उस पदार्थ का नाम है लुब्रिकेंट, जिन्हें हिंदी में स्नेहक कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा स्नेहक। स्नेहक का काम क्या है? स्नेहक एक पदार्थ है, आमतौर पर ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पारस्परिक संपर्क में सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए पेश किया जाता है, जो अंततः सतहों के हिलने पर उत्पन्न गर्मी को कम करता है। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा इस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर की। रेक्टिफायर डैश प्रवर्तित करता है? कि रेक्टिफायर किसको किसको चेंज करता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। तो रेक्टिफायर का काम है एसी टू डीसी, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो एक या अधिक डायोड से बना होता है, जो एकांतर विद्युत धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। परम शून्य तापमान क्या है? तो इसका ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु या फिर सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान। तीसरा नंबर है तापमान जिस पर किसी तरल पदार्थ का वाष्प संघनित होता है। एंड डी नंबर है तापमान जिस पर सभी सामग्री वाष्प रूप में होता है।
तो इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर कि सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान। इसका मान कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है इन्हें। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसी रॉकेट के काम करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये तो आसान लग रहा है हमें, तो आपको भी आसान लग रहा होगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो ये है संवेग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट का चलना फिरना जो भी है। रॉकेट के काम किस पर डिपेंडेंट है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत के निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों में से कौन सा चतुर्भ भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है? कैगा, कल्पक्कम, नरोरा, तारापुर। तो नरोरा में भूकंपीय क्षेत्र स्थित है। फोर्थ सिस्मेसिक जोन है ये। कल्पक्कम इज लोकेटेड इनटू द सेकेंड सिस्मेसिक जोन। कल्पक्कम सेकेंड है, ये फोर्थ है। कैगा और तारापुर तीसरा सिस्मिक जोन है। आप इन टर्मों को भी याद कर लें अच्छे से। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिटी स्कैन किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? इंफ्रारेड के कारण, किरणें के द्वारा, अल्ट्रासोनिक तरंगे के कारण, या फिर विजुअल लाइट रे के कारण, या फिर एक्सरे द्वारा किया जाता है। तो सिटी स्कैन किसे किया जाता है? एक्सरे के से किया जाता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में एक्सरे उपयोग किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया, सिटी स्कैन वाला जो एक्सरे इसमें का प्रयोग किया जाता है एक्सरे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या फिर एक्सरे। इसका राइट आंसर है सोनोग्राफी। एक बायोटेक्निक अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी का। सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी नैदानिक निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, यह अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोग के आधार पर एक नैदानिक इमेजिंग तकनीक है। ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है। तो कितना अम्ल आवश्यक है? तो यह है 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। इन 20 अमीनो एसिड्स में से 10 का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है और 10 का आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। दोस्तों ये था प्रोटीन बनाने का कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या पदार्थ उनके घनत्व के घटते क्रम में दिए गए पदार्थों का सही क्रम है? तो इसमें सही क्रम क्या है? स्टील, मरकरी, गोल्ड, सोना, पारा, स्टील सोना पारा या फिर सोना स्टील पारा। तो इसका राइट आंसर है सोना पारा स्टील। सोना पारा स्टील। सोना का डेंसिटी 19.3, मरकरी का डेंसिटी 13.6 और स्टील का डेंसिटी होता है 7.8। तो इस प्रकार से पदार्थों का घटता क्रम हो जाएगा सोना, पारा और स्टील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो पानी से प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है? क्या लोहा करता है? कर लेता है। सोडियम करता है? कर लेता है। पोटेशियम करता है? कर लेता है। लेकिन बेरिलियम नहीं करता है दोस्तों।
क्योंकि इसका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। किसका कोशिका है? शुक्राणु का, ब्रेड मोल्ड का, माइकोप्लाज्मा का या फिर वायरस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। आपसे यदि पूछा जाए कि किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो ये होती है माइकोप्लाज्मा। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।